वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एंजाइम का एक टॉपिक लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स, और इस चैप्टर को पूरा आज ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हमने देखा एंजाइम मतलब क्या काम करवाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, इन सब में वो काम करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ डू एंजाइम, कैसे ये हाई रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं, जो केमिकल कन्वर्जन्स होता है, कैसे करवा पाते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। ये समझने के लिए हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक्टिव साइट्स क्या होती हैं। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन। जो केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है उसे कहा जाता है रिएक्शन। द केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। जो केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसे कहते हैं हम सबस्ट्रेट। तो यहाँ से कई बार पूछ सकता है कि व्हाट इज सबस्ट्रेट। तो हम बोलेंगे द केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। वो केमिकल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। Hence, enzyme that is protein with three-dimensional structure including an active site convert a substrate into product। मतलब जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब प्रोटीन जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिनके पास एक्टिव साइट्स होती हैं। सपोज ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। तो जिसके पास एक्टिव साइट है और वो किसको कन्वर्ट करने वाला है, ये अब यहाँ सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। तो ये है हमारी एक ओवरव्यू ऑफ द रिएक्शन कि कैसे एंजाइम काम करता है। Symbolically this can be depicted as substrate से बना प्रोडक्ट। It is now understood that the substrate has to bind the enzyme at its active site। की substrate को कहाँ bind करना पड़ेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। विदिन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। मतलब एक्टिव साइट को हम क्लेफ्ट, पॉकेट, सर्विक्स कुछ भी कहते हैं। तो सपोज जैसे ये हमारा मान लो ये एंजाइम है और ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट्स हैं। अब ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट आया दूसरा वाला, और ये तो ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट ऐसे आपस में क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। तो ये होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो उसके साथ बाइंड कर जाएगा। देयर दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। E stands for the enzyme. This complex formation is a transient phenomena. During the state where the substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of substrate called transition state structure is formed. मतलब जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बने तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। मतलब अब जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज होने वाली है, ट्रांजिशन आने वाला है, इसलिए उस चीज़ को बोला गया ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग इज कम्प्लीटेड। अब जैसे ही जो भी एक्सपेक्टेड है, या तो ब्रेक हो या बॉन्ड बने, जैसे ही वो होगा अब प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा रिलीज हो जाएगा। In other words, the structure of substrate get transformed into the structure of product। या फिर हम दूसरे तरीके से या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर था वो किस में ट्रांसफर हो गया, या ट्रांसफॉर्म हो गया प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में। The pathway of this transformation must go through so called transition state structure। ये pathway जो है कैसे आया, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आया। There could be many more altered structural state between the stable substrate and the product। ये कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट जो है, एक स्टेट तो है ही, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट आती हैं जब तक स्टेबल सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट नहीं बनता। Implied in this statement is the fact that all the other intermediate structural states are unstable। इनका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जो इंटरमीडिएट स्टेट्स आती हैं वो सारी क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। अब कह रहे हैं स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की कैसे डिफाइन की जाती है, उसके एनर्जी के टर्म्स में। हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जो मॉलिक्यूल
ज़्यादा एनर्जी पोजेस करेगा तो वो क्या होगा, हाईली स्टेबल और अनस्टेबल, वो होगा अनस्टेबल। तो प्रोडक्ट जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। Hence, when we look at this pictorially through a graph, it looks like something as in figure 9.4। अब जैसे पूरे इस ग्राफ में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इधर से पोटेंशियल एनर्जी, इधर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, सबस्ट्रेट है और ये उसकी ट्रांजिशन स्टेट्स है। अब प्रोडक्ट पे पहुँच गए तो एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा, जो सबस्ट्रेट था इधर उधर ज़्यादा है और उधर प्रोडक्ट की कम है। तो ये बता रहा है जो प्रोडक्ट है वो हाईली स्टेबल, तो उसकी एनर्जी लेवल कम हो गया। और दो ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, पहला दिया है एक्टिवेशन एनर्जी विद विदाउट एंजाइम, मतलब जब तक एंजाइम नहीं आया था तो हमें कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड थी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराने में। वहीं पर जैसे ही एंजाइम आया तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो गई। तो ये था द रोल ऑफ एंजाइम। अभी समझते हैं इन्होंने जो यहाँ लिखा हुआ है। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और द स्टेट सो द ट्रांजिशन स्टेट। आप देखो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, अभी यहाँ के ये नाम भी उठा के दे सकते हैं ग्राफ में कि एक्स है क्या, तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टेट या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट स्टेट है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। तो ये इसके दो और नाम है जो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए गए हैं ये चीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होने चाहिए। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द एस एंड पी। आप देख सकते हो एनर्जी लेवल डिफरेंस कितना है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। पी कहाँ पे है, लोअर लेवल पे है, सबस्ट्रेट कहाँ है, हायर लेवल पे है। तो ये रिएक्शन क्या हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि क्या हुई, एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे। रिएक्शन क्या हुई, एक्सोथर्मिक। वाई, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। One need not supply energy by heating in order to form the product. However, whether it is an exothermic or a spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the substrate has to go through a much higher energy state or transition state. अब इनके कहने का मतलब है चाहे एक्सो हो, चाहे एंडो हो, चाहे एनर्जी रिक्वायरिंग हो या चाहे एनर्जी रिलीजिंग हो, सबस्ट्रेट को हमेशा एक हाई एनर्जी स्टेट के थ्रू जाना ही पड़ता है या फिर ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का भी दूसरा नाम मेंशन हो गया। ट्रांजिशन स्टेट का दूसरा नाम क्या आया निकल के, हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, ये इसी का दूसरा नाम। द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ द सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ इन्होंने दे दी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, उसकी ट्रांजिशन स्टेट से जो डिफरेंस है एवरेज एनर्जी का, वही क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। क्या करते हैं एंजाइम का यही रोल है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप है इतना ज़्यादा उसको कम कर देना और एंजाइम से प्रोडक्ट बनाना, हमारा एंजाइम के थ्रू सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना और ईजी हो जाए। तो ये काम है हमारे एंजाइम्स का। नाउ नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। Each enzyme has a substrate binding site in its molecule so that highly reactive enzyme substrate complex is produced। अब ये कह रहे हैं हर एक एंजाइम के पास क्या होती है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है जिसे हम एक्टिव साइट भी कहते हैं, और इसी की वजह से बनता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड है, ऑब्वियसली शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी है, क्योंकि हमें अल्टीमेट गोल है प्रोडक्ट बनाना, और फिर वो डिसोशिएट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट and the unchanged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product complex। और पी क्या, जो एंजाइम कैसे रहता है, अनचेंज ही रहता है, और लास्ट में बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। या पहले अब जैसे मैंने वहाँ बताया था कि पहले एंजाइम है, एंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट से, फिर बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर ये चेंज होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और फिर यहाँ से लास्ट में हो जाएगा प्रोडक्ट अलग। तो वही इन्होंने समझाया गया है। दिस कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड है, एंजाइम सबस्ट्रेट वाला शॉर्ट लिव्ड है, फिर वो डिसोसिएट हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट में।
and the unchanged enzyme is an intermediate formation of the enzyme product complex. The formation of ES complex is essential for catalyst. ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ये नेसेसरी है फॉर कैटालिसिस रिएक्शन, या ये जो भी कैटालिटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं. द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप्स. अब हम आगे स्टेप्स में पढ़ने जा रहे हैं. ये होता कैसे है? पहला, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करेगा? एंजाइम की एक्टिव साइट पे, और फिट हो जाएगा उसके अंदर. द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्लूड द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप. अब जब यहाँ सपोज ये एंजाइम है, कोई एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये जाके इस पे बाइंड कर गया. अब जब ये बाइंड कर गया ऐसे, तो ये क्या करेगा? इसको इंड्यूस करेगा कि तुम अपनी शेप चेंज करो, या फिर ये एक नेसेसरी ही स्टेप है कि इसकी कुछ शेप ऐसे चेंज हो जाएगी ताकि और टाइटली बाउंड हो जाए, इन्हें कोई अलग ना कर पाए. ऐसा देखो, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्लूड द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ताकि वो उसके पास और अच्छे से फिट कर जाए सबस्ट्रेट के पास. अब जो एक्टिव साइट एंजाइम है बहुत पास में आ जाएगी सबस्ट्रेट के साथ और उसके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देगी सबस्ट्रेट के. और फिर दूसरा क्या, तो ये क्या कहलाएगा? ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जब इसके बॉन्ड्स टूटेंगे, जो भी इसमें बनाना था, सपोज ये बॉन्ड्स टूटे इसको चेंज करा, फिर ये बना एंजाइम प्रोडक्ट उस कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये था एंजाइम, ये था सबस्ट्रेट, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट साथ में आ गए. फिर यहाँ से क्या अलग हो जाएगा? एंजाइम अलग और हमारा प्रोडक्ट अलग. तो ये इसके स्टेप्स हैं. Fourth, the enzyme releases the product of the reaction and free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. अब जैसे ही एंजाइम से प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम फ्री हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा दूसरे सबस्ट्रेट के लिए, ताकि वो उससे बाइंड कर सके और कैटालिटिक रिएक्शन को आगे और करवा सके, कंटिन्यूएशन में रन करवा सके. अब क्या क्या चीज़ें एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं. The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein. अब एंजाइम की एक्टिविटी किन किन कंडीशन से अफेक्ट होगी? वो सारी कंडीशन एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगी जो उसके टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज ला दे. दीज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है उसके अंदर? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, या फिर बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल जो रेगुलेट करते हैं उसकी एक्टिविटी को. इसमें हम पढ़ेंगे बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल का मतलब जैसे कोई इनहिबिटर आ गया, उसके रिएक्शन को, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने, तो उनकी बात की गई है. तो हम देखते हैं पहले टेम्परेचर एंड पीएच. एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो एंजाइम किस रेंज में वर्क करते हैं? नैरो रेंज में. एंड पीएच, और पीएच भी कैसी होती है उनकी? नैरो रेंज वाली. Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature. किस पे दिखाते हैं वो हाईएस्ट अपनी एक्टिविटी? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. एंजाइम ऑप्टिमम है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पीएच. सो उसी चीज़ को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच. क्या है? कोई पूछे ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच, जहाँ पे एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम क्या है? हाईएस्ट है. तो एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच एंड दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू. अब एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी. सपोज एक केस की हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ पे ही ये काम करेगा. अगर इसके नीचे वो फॉल जाए तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, इसके अबव जाए तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी. लोअर द टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट. जो लोअर टेम्परेचर है वो एंजाइम को प्रिजर्व करके रखेगा टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट में.
वेयर एज वहीं पे हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं बाय हीट। तो यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर और पीएच। तो क्या देखा, टेम्परेचर एंड पीएच बोथ वर्क at optimum point। तो एक्टिविटी एंजाइम की डिक्रीज हो जाएगी अगर वो ऑप्टिमम के बिलो जाएं या अबव जाएं। तो एक ऑप्टिमम वैल्यू ज़रूरी है हमें एंजाइम को काम कराने के लिए। अगर जो हाई टेम्परेचर है, अब लो टेम्परेचर पे तो लो टेम्परेचर पे क्या है, एज अ प्रिजर्वर की तरह वो काम कर रहा है। एंजाइम को क्या करके रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। एंजाइम क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन्स हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, हाई कर दें बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। लाइक हम देखते हैं पनीर, पनीर क्या है, एक प्रोटीन। अगर उसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे हीट किया जाए तो बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन है। प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर होता है। सिमिलर विद द एंजाइम, एंजाइम गेट डिस्ट्रॉय, एंजाइम गॉट डिस्ट्रॉय एट हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर। नाउ कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, सबस्ट्रेट की जैसे जैसे कंसनट्रेशन बढ़ेगी, द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट फर्स्ट। अब वेलोसिटी क्या, हम पीछे पढ़ के आए थे, रेट को ही दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी। तो रेट, जो जिस रेट से वो काम कर रहे थे या करते हैं, वो क्या होगी, पहले इंक्रीज कर जाएगी और जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़े। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जो रिएक्शन है वो एक अपने वी मैक्स पॉइंट पे पहुंच जाएगी, अपने मैक्सिमम रेट पे पहुंच जाएगी कि ये उसका मैक्सिमम रेट है। इसके अब इसके ऊपर वो जा ही नहीं सकती, विच इज़ नॉट एक्सीडेड एनी फर्दर। अब वो उसके आगे जाएगी नहीं, आप कितनी ही कंसनट्रेशन बढ़ा दें सबस्ट्रेट की। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स तो फ्यू हैं। सपोज एक कंटेनर है, उसके अंदर रिएक्शन चल रही है, पहले सबस्ट्रेट है वहाँ 2, एंजाइम है वहाँ पे टोटल 10। अब तुम कंसनट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, वहाँ 5 के 2 के बदले 3 हुए, 4 हुए, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता जा रहा है क्योंकि वहाँ उतने एंजाइम है। अब तुमने एंजाइम की कंसनट्रेशन कर दी 20, वो सॉरी सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ा दी टिल 20, लेकिन एंजाइम तो 10 ही थे ना। तो वो रिएक्शन अपने, जब तक 10 एंजाइम उसके साथ कंज्यूम है, यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, तो वो उसका मैक्सिमम रेट हो गया। अब वो वहीं तक जा सकती है। अब तुम 20 के बाद 30 कर दो तो रिएक्शन नहीं बढ़ने वाली, वो उसकी मैक्सिमम पॉइंट तक अपने पहुंच चुकी है, तो वो उसकी मैक्सिमम लिमिट थी। तो यही बताया गया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स तो फ्यू हैं और एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया कि बस ये इसकी लिमिट है, इसके आगे वो नहीं जा सकता। And after the saturation, these molecules, there are no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecules. The activity of an enzyme is also sensitive to presence of a specific chemical that binds to the enzyme. तो हमने टेम्परेचर देखा, कंसनट्रेशन देखी, अब ये कह रहे हैं इनके अलावा वो सेंसिटिव होते हैं किसके, स्पेसिफिक केमिकल्स के थ्रू भी, जो प्रेजेंट हैं, जो एंजाइम से बाइंड करेंगे। When the binding of chemical शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जब अगर कोई केमिकल बाइंड कर रहा है और उसकी एक्टिविटी को रोक दे तो उसे कहते हैं हम इनहिबिशन, और ऐसे केमिकल को कहा जाता है इनहिबिटर। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनहिबिटर का एग्जाम्पल बताओ। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम है, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है ये, और यही एक दूसरा है हमारा इनहिबिटर, जो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह है। ये इनहिबिटर, ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम। अब ये जाके बाइंड कर गया सबस्ट्रेट से पहले ही, तो इसने इसकी एक्टिविटी को रोक देगा। When inhibitor closely resemble the substrate, its molecular structure, इसका molecular structure बिल्कुल इसकी सेम है, तो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, तो इसे कहा गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्यों कॉम्पिटिटिव, क्योंकि वो उसी के जैसे दिखता है तो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए कहा गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी। अब ऐसे क्यों है इन्हें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसलिए कहा गया, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है ये सबस्ट्रेट के,
तो उसकी बाइंडिंग साइट पर जाएंगे, एंजाइम की बाइंड कर जाएंगे और उसकी एक्टिविटी को रोक देंगे। और कम्पीट कर रहे हैं ये सबस्ट्रेट के साथ कि नहीं मैं जाके बाइंड करूँगा, इसलिए इन्हें कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। Consequently, substrate cannot bind and as a result enzyme action declines. Example, इसका example है, ये example important है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। Inhibition of succinic, किसका inhibition? Inhibition of succinic dehydrogenase by malonate। तो किसका inhibition हो रहा है? succinic dehydrogenase का। तो ये क्या है succinic dehydrogenase? substrate। और इनहिबिटर कौन है यहाँ? मेलोनेट। मेलोनेट क्या है? हमारा इनहिबिटर। विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन नेचर। अब उन्होंने बता दिया आगे कि सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनेट, उसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लोज रिजेंबल करा है। कौन? मेलोनेट। तो मेलोनेट है इनहिबिटर और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है हमारा सबस्ट्रेट। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज टू कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजेंस। कहाँ यूज़ किए जाते हैं ऐसे इनहिबिटर? बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। अब एक बार ये डायग्राम भी देख लेते हैं ऊपर। ये थे, हमने देखा एंजाइम की एक्टिविटी पीएच एक ऑप्टिमम लेवल पे मैक्स है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, इसकी इधर जाएगी तो डिक्रीज, इधर जाएगी तो डिक्रीज। टेम्परेचर पे भी यही है। और क्या है ये इफेक्ट? अब ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया था, ये याद रखो कहाँ एंजाइम एक्टिविटी लिखा है, कहाँ पीएच और टेम्परेचर लिखा है। मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, मैंने वाई एक्सिस पे समझा था, यहाँ पे पीएच लिखा है और यहाँ टेम्परेचर लिखा है और नीचे था एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मैं क्वेश्चन गलत करके आई थी। ऐसी ये ग्राफ है, यहाँ देखो कि कहाँ सबस्ट्रेट मेंशन है किस एक्सिस पे, कहाँ पे वेलोसिटी मीन्स कहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। ग्राफ्स में यही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो यही सबसे पूछता है। Now classification and nomenclature of enzymes. Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyze. अब बहुत सारे एंजाइम्स डिस्कवर्ड हैं, सब कुछ है, तो उनको क्लासीफाई करना भी तो ज़रूरी है ना कि ये इस काम के लिए, इस काम के लिए। तो क्या है क्राइटेरिया उनको क्लासीफाई करने का? यही क्राइटेरिया है कि वो किस टाइप के रिएक्शन को कैटलिस्ट करेगा। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। कितने क्लासेस में बटे हुए हैं? 6 क्लासेस में, ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेस, और हर एक की 4 से 13 सब क्लासेस हैं और उनको 4 डिजिट्स के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर नाम दिया जाता है। अब ये हम पढ़ते हैं इसकी 6 क्लासेस कौन कौन सी हैं। पहली ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। लाइगेजेस तो बहुत कॉमन है, 12th में पढ़ते हैं, जो चीज़ को जोड़े। तो इसकी एक ट्रिक है, ओथ लिल। O for oxidoreductase, T for transferase, H for hydrolysis, L for lysases, I for isomerases and L for ligases. The trick is oth lil. यहीं पे लिख लो इधर, OTH ओथ LIL, ओथ लिल। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज है क्या? वो एंजाइम जो क्या कराएगा? ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स। मतलब 2 सबस्ट्रेट है तुम्हारे पास, एक रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो एंजाइम कराएगा उस एंजाइम को कहा जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज। दूसरा है ट्रांसफरेजेस, उसके नाम से समझ आ रहा है जो किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करवाए। एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, जो एक ग्रुप को ट्रांसफ़र करे, लेकिन एक क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? हाइड्रोजन को छोड़ के। वो ग्रुप क्या है? अदर देन हाइड्रोजन, बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये इसका एक पेक्यूलर पॉइंट आ गया कि उन्होंने बता दिया अदर देन हाइड्रोजन जो भी ग्रुप होगा जिसको वो ट्रांसफ़र करेगा वो एंजाइम कहलाएगा ट्रांसफरेज। फिर आया हाइड्रोलेजेस, जो एंजाइम कैटलाइज करे, हाइड्रोलिसिस कराए एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक हैलाइड, इन सब का।
फिर लाइजेजेस जो रिमूवल कराए कौन से ग्रुप सबस्ट्रेट्स को, वो लाइजेजेस। हाइड्रोलिसिस को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कौन करवाएगा, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलिसिस को छोड़ के जो भी सब होगा जो रिमूवल कराएगा वो कौन कराएगा, लाइजेजेस। आइसोमरेज क्या कराता है, इंटर कन्वर्जन कराता है। लाइगेजेस आइसो जो आइस नाम से समझ आ रहा है, आइसोमरेज है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक तरह के आइसोमर्स ही तो होते हैं, जब वो चेंज होते हैं, जब हम उसमें पढ़ते हैं, ग्लाइसोलिसिस में पढ़ते हैं, सॉरी हाँ ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे जब 6 ग्लूकोज हाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है तो वहाँ पे एंजाइम आता है आइसोमरेज। तो वही आइसोमरेज का काम क्या है, जो इंटर कन्वर्जन कराता है। लाइगेजेस जो दो चीज़ों को आपस में बॉन्ड करवा दे, जुड़वा दे। एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर जो लिंक करवा दे दो कंपाउंड को, उसे कहते हैं हम लाइगेज। जैसे ये इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हुआ एंजाइम का। इसकी ट्रिक थी ओथलिल। 6 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। हर 6 क्लासेस के पास 4 से 13 की सब क्लासेस हैं। नाउ कोफैक्टर, व्हाट आर कोफैक्टर्स? दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Cofactor enzymes are composed of one or several polypeptide chains. However, there are a number of cases in which non-protein constituent called cofactor are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. अब ये कह रहे हैं एंजाइम है क्या, एंजाइम तो पेप्टाइड चेन ही है। उसके अलावा जो एंजाइम्स हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे फैक्टर्स जुड़े होते हैं जो कैसे होते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं। और क्यों जुड़े हुए होते हैं, ताकि वो एंजाइम को क्या बना दें, कैटेलिटिकली और एक्टिव बना दें। इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। अब जो यहाँ पे प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का उसे कहा जाता है एपो एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं एपो एंजाइम क्या। अब ये एंजाइम है, ठीक, इसके दो पार्ट हो गए, एक प्रोटीन पार्ट एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन और ये नॉन प्रोटीनिशियस। जो नॉन प्रोटीन वाला है वो सब है कोफैक्टर्स, ठीक। और प्रोटीन पार्ट का नाम दे दिया गया एपो एंजाइम। क्या बोला जा रहा है इसे, एपो एंजाइम। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर्स। अब जो कोफैक्टर्स हैं हमारे, 3 टाइप्स के कोफैक्टर्स होते हैं हमारे पास। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटालाइंस। कौन कौन से 3 हुए, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटालाइंस। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये डिस्टिंग्विश्ड हैं, अलग हैं दूसरे कोफैक्टर से। क्यों, क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम मतलब प्रोटीनिशियस पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पर ऑक्सीडेज में और कैटलेज में, जो कैटलाइज करता है, ब्रेक डाउन कराता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का वाटर इंटू और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करवाता है वाटर और ऑक्सीजन में। तो जो ये क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज। वही हीम क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, किसका, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड हीम इज अ prosthetic group attached to the apoenzyme, that's called prosthetic group। तो हीम क्या है, एक prosthetic group है जो किससे अटैच होता है, ग्लोबिन प्रोटीन से, and is a part of the active site of the enzyme। अब कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन उनका एसोसिएशन थोड़ा ट्रांजिएंट है, मतलब इतना टाइटली नहीं है, एक टेम्परेरी टाइप समझ सकते हैं एपोएंजाइम से। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, ये तभी अटैच होते हैं जब कैटालिसिस रिएक्शन होती है। फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर्स। जो कोएंजाइम्स है वो किसका काम करते हैं, कोफैक्टर्स का काम करते हैं इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस में। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स। अब सबसे एसेंशियल कंपोनेंट क्या है कोएंजाइम का, वाइटामिन्स। जैसे कि दिया है कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और NADP। ये क्या है, इनके पास विटामिन नियासिन होता है। विटामिन कौन सा, विटामिन नियासिन।
तो क्या है ये, यहाँ से को एंजाइम्स आए, यहाँ से प्रोस्थेटिक ग्रुप आए। को एंजाइम भी ऑर्गेनिक है और प्रोस्थेटिक भी क्या है, ऑर्गेनिक है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये टाइटली बाउंड है और ये ट्रांजिएंट है। इसका कॉमन एग्जांपल दिया है कौन सा, विटामिन नियासिन, जो किस में अटैच होता है, NAD और NADP से। ये ट्रांजिएंट है, मतलब जब कैटालिसिस रिएक्शन होगी ये तभी अटैच होगा और ये इसके साथ यहाँ पे अटैच ही रहेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ। अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर अ मेटालाइन। दूसरा क्या है, मेटालाइन। मेटालाइन भी एक कोफैक्टर है, क्योंकि हमने 3 कोफैक्टर्स पढ़े, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड थर्ड इज मेटालाइन। तो जो बहुत सारे मेटालाइन भी ज़रूरी होती हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं आगे रिएक्शन प्रोसीड करवाने में। तो अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटालाइन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन्स ऑफ द एक्टिव साइट एंड द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। अब मेटालाइन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के काम करते हैं। तो मेटालाइन क्या काम करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंजाइम के साथ बनाएगा, दूसरा बॉन्ड सबस्ट्रेट के साथ बनवाएगा और आगे रिएक्शन को करवाएगा। जिसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने जिंक। जिंक क्या है, कोफैक्टर है किसका, प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज का। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली एंजाइम के 2 पार्ट हुए, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को कहा गया है एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन सा कोफैक्टर। 3 टाइप्स के कोफैक्टर्स हुए हमारे पास, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटालिकाइन। प्रोस्थेटिक भी ऑर्गेनिक है, कोफैक्टर कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक है और जो मेटालाइन है वो इनऑर्गेनिक है। इनमें डिफरेंस क्या है, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में बस ये टाइटली बाउंड है। कौन किससे कितना बाउंडेड है, टाइटली बाउंड आर द वन विच आर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड विच आर ट्रांजिएंट दे आर कोएंजाइम्स। मेटालाइंस भी हो गए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे एंजाइम के साथ, दूसरा बनाएंगे सबस्ट्रेट के साथ, जिसका एग्जांपल उन्होंने दिया है जिंक। किसका है वो, कार्बोक्सीपेप्टिडेज का। अब जो कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड, अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर दें एंजाइम्स से तो जो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो लूज हो जाएगी, which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये टेस्टिफाई होता है कि रोल क्या है कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर इज नेसेसरी फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हमने यहाँ पूरा कंप्लीट कर लिया अपना बायोमोलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम दूसरा चैप्टर। देखते हैं, जहाँ तक है प्लांट फिजियोलॉजी तक अगर आप कहें तो प्लांट फिजियोलॉजी पे चलेंगे, और आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।